नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। शुरुआत बादलों से, क्योंकि फिलहाल तो दिल्ली एनसीआर का मौसम थोड़ा सुहावना है, लेकिन इंतजार बारिश का हो रहा है। बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, सूरज की तपिश से जल रहे खूनों में भी जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश जरा हटकर है। यहाँ चीतों और उनके शावकों के लिए स्पेशल स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। इनसे पूरे कोनों में माहौल कूल हो गया है। तो कैसे काम कर रहा है ये सिस्टम, इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आगे तस्वीरें भक्ति के उस पथ की भी होगी जहां इस वक्त महादेव का जयकारा गूंज रहा है। तो कैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गंगटोक से रवाना हुआ पहला जत्था और क्या है अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा की तैयारी, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। चाय पर चर्चा में बात उस रेस्क्यू ऑपरेशन की भी करेंगे जिसकी मेगा तैयारी शुरू हो चुकी है। हजारों भारतीय छात्र इस वक्त ईरान में फंसे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो कैसे इन स्टूडेंट्स को भारत लाने की तैयारी की जा रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं खुशी गुप्ता। आज आपको फादर्स डे सेलिब्रेशन की अनूठी तस्वीरें भी दिखाएंगे और बताएंगे कैसे एक 145 साल के कछुए ने अपने बर्थडे पर मनाया फादर्स डे, और तस्वीरें भी दिखाएंगे। चलिए, चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, पीछे बादल तो बरस रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर में क्या हाल है वो जान लेते हैं। कई लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं वो इससे इत्तेफाक रखेंगे। अभी कह रहे थे कुछ लोग बादल आए थे, कुछ कह रहे थे बिल्कुल नहीं आए। आपसे शुरू करते हुए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको बताया, लगा कि बारिश आएगी, बड़ा मजा आएगा, बहुत बारिश होगी, लेकिन ऐसा लगा कि वो धोखा देकर चली गई। जरा सी आई मतलब और फिर आई और चली गई। ओहो, मुझे लग रहा है धोखा देकर अभी आई गई नहीं है, अभी आने वाली है। तो आप चिंता मत कीजिए अभी, मतलब क्योंकि मौसम आज अच्छा था और धूप नहीं थी। तो मैं तो इसी बात पे खुश हूँ कि जितनी गर्मी जो थी आज थोड़ी सी कम हो गई। कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर वाली हिसाब है खुशी का। लेकिन मैं तो इंतजार कर रही हूँ अब बारिश आएगी तभी थोड़ी राहत आएगी। बादल थे फिर भी और थोड़ी सी आपको ह्यूमिडिटी भी कम लगी होगी कंपैरेटिवली, बिल्कुल पहले के मुकाबले। नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम लगा, थोड़ा सा सुकून वाली थोड़ी सांस आई, और मैं खुशी से एग्री करूंगी। हम गुड न्यूज वाले हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर बारिश भी आएगी। बिल्कुल, तो हम इंतजार कर रहे थे बारिश का। तो बारिश देखिए, अभी बारिश के आने में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसा ये बता रही हैं कि देखिए, दिल्ली में कुछ जगहों पे फुहारें आई थी बारिश की, लेकिन अभी बादलों का डेरा है और जहां नहीं बारिश आई है वहां आने वाली है। आज दिल्ली की सुबह कूल देखने को मिली। देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राहत वाली फुहारें हैं ये। बादलों की आवाजाही से माहौल ठंडा बना हुआ है। हालांकि दिल्ली में अभी ये प्री मॉनसून फुहारें ही हैं, लेकिन इस बारिश को मॉनसून का ट्रेलर कहा जा सकता है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बादलों और ठंडी हवाओं ने गर्मी का मिजाज कुछ कम कर दिया है। देखिए, आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। क्या दिल्ली, क्या आगरा, अयोध्या, हर तरफ बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली है। जिस राजस्थान में कुछ दिनों पहले पारा 44 को छू रहा था, आज वहां 10 डिग्री पारा कम है। गुजरात के नवसारी और पुणे की तस्वीरें भी सामने हैं। कैसे बादलों ने लोगों को राहत दी है, चलिए वो अब आपको दिखाते हैं। दिल्ली को बादलों से ढका ऐसा आसमान बड़े दिनों बाद नसीब हुआ है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी ने दिल्ली का दिल खुश कर रखा है। राजधानी में जिस पारे ने पिछले हफ्ते लोगों का हाल बेहाल कर रखा था, आज वो पारा 30 डिग्री के आसपास टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर हफ्ते का पहला दिन दिल्ली के लिए कूल है। जहां बीते दिनों कुछ पहले लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, वहीं तस्वीरें अब एकदम बदलती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से खुले आसमान के नीचे लोग आनंद ले रहे हैं। मौसम किस तरीके से सुहाना बना पड़ा हुआ है। करते हुए पथ की तस्वीरें दिखा रही हूँ कि लोग बिना छाते के आपको अब नजर आने वाले हैं, क्योंकि मौसम जो है दिल्ली एनसीआर का इस तरीके से जो है रहने वाला है अगले कुछ दिनों तक। आप देख सकते हैं किस तरीके से हवाएं चल रही है और बादल की जो आवाजाही है वो इसी तरीके से रहने वाली है। लेकिन अगर मैं बाकी राज्यों की बात करूं तो बाकी राज्यों में पूरे उत्तर भारत का यही हाल है और ऐसे ही मौसम रहने वाला है, जिसके लिए पहाड़ी राज्यों से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में जो है येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। वैसे तो दिल्ली में मॉनसून के आने की तारीख 25 जून है, लेकिन उससे करीब 10 दिन पहले दिल्ली वाले मॉनसून का ट्रेलर देख रहे हैं। हालांकि कल और परसों दिल्ली में फिर से थोड़ी गर्मी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कुल मिलाकर यह हफ्ता दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए सुकून से गुजरने वाला है।
जैसे अभी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है जिसके कारण टेम्परेचर्स कम हो गए हैं, तो आने वाले एटलीस्ट 3 से 4 दिन अब ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। खैर इतना इंटेंस स्पेल तो एक बार जब आता है तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक ही आता है, लेकिन फिर भी थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी, लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का हमारा आने वाले 3 दिन अनुमान यही है। और इसके अलावा अगर पूरा देखा जाए तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही हमारा यही अनुमान है कि अब कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट आने वाले 4-5 दिन कंटिन्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की फिजाओं में भी इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं घुली हुई हैं। बड़े इंतजार के बाद बादल लखनऊ पर मेहरबान हुए हैं। इस प्री मॉनसून बारिश के बीच भले ही उमस है, लेकिन लोग आग बरसती गर्मी से निजात के लिए बादलों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मौसम में नरमी का दौर शुरू। उत्तर प्रदेश में राहत की फुहारों के साथ तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है, तो उसी के साथ मॉनसून भी दस्तक देने के बेहद करीब है। कुल मिलाकर गर्मी से राहत मिलती फिलहाल उत्तर प्रदेश को दिख रही है। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से बौछारें उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शुरू हो जाएंगी, जिसके साथ तापमान में गिरावट तो दर्ज की ही जाएगी। उसके साथ साथ 18 जून से माना जा रहा है पूर्णतः मॉनसून का आगमन उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। हम इस वक्त गोमती नगर में हैं और आप अगर यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कुछ घने बादल जो हैं वो यहाँ रिवर फ्रंट के ऊपर छाए हुए हैं। ये इस वक्त 11 से 12 बजे का समय है। यूजुअली इस समय बहुत तेज धूप होती थी, लेकिन आज जो है कुछ बादलों ने सूर्य नारायण को ढक लिया है, जिसकी वजह से धूप में भी कमी है, लू में भी कमी है और हल्की हल्की ठंडी हवाओं की वजह से मौसम जो है वो लखनऊ का सुहाना हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बाद मॉनसून के आने की आहट है, लेकिन आज लखनऊ का मौसम सैर सपाटे वाला बना हुआ है। कुछ मौसम बेहतर लग रहा है, हवाएं भी ठंडी चल रही हैं, लू भी नहीं है दिन में, तो आप लोग घूमने निकल आए हैं? इसीलिए घूमने निकल आए भी। इतने दिन से घर में पैक थे बिल्कुल हम लोग। और इस मौसम ठंडा होने की वजह से आज हम लोग बाहर निकले हैं घूमने के लिए। पहली बार आए लखनऊ और होपफुली और फॉर्चुनेटली मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो अच्छा लग रहा है। पिछले हफ्ते तक झुलस रहा था लखनऊ। हाँ। बहुत ज्यादा, अभी 2 दिन पहले बहुत गर्मी थी, 45 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा था। घूम लेंगे दिन में, पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। अब आज का यूटिलाइज हो जाएगा शायद आने का कुछ तो मतलब निकलेगा। बिहार की बात कर लेते हैं। मॉनसून यहाँ भी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बादलों के आने से पहले उमस ने पटना वालों के पसीने छुड़ा दिए। कल बिहार के ज्यादातर जिलों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है और इसीलिए पटना वालों की नजरें बस अब आसमान पर ही टिकी हुई हैं। थोड़ी राहत की खबर ये है कि जो पछिया हवाएं चल रही थी पिछले 1 हफ्ते से, वो रुकी हैं, वो थमी हैं और इस वक्त जो पूरब से आने वाली हवाएं हैं उनकी वजह से जो उमस है वो ज़्यादा महसूस हो रही है लोगों को, लेकिन राहत अभी भी गर्मी से नहीं है। ये राजधानी का बेली रोड है, जवाहरलाल नेहरू पथ, जहाँ की तस्वीर आपको दोपहर के वक्त हम दिखा रहे हैं। ट्रैफिक यहाँ पर है, जो ज़रूरी है, जिनको घरों से निकलना वो निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार सबको इसी का है कि कब मानसून बिहार का रुख करेगा। बिहार में मानसून की एंट्री होगी। एसी, कूलर और बाकी से गर्मी को चुनौती या टक्कर देने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन असल इंतजार मानसून वाले एसी का है। आसमान में छाए बादलों का ये पता जयपुर का है। गर्मी की अग्नि परीक्षा से गुजरने के बड़े दिन बाद बादलों की ये छांव जयपुर को नसीब हुई है। पूरे राज्य में प्री मानसून गरज चमक का सीन बना हुआ है और प्री मानसून बारिश की वजह से कई शहरों में पारा 10 डिग्री नीचे आ चुका है। कई दिनों से भीषण गर्मी, लू के थपेड़े और पसीना छुड़ा देने वाली गर्मी का सामना करने वाले जयपुर के लोगों के लिए पिछले 24 घंटे में कुछ राहत सामने आई है। जगह जगह पर रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि श्रीगंगानगर, जहां पर पिछले कुछ दिनों में
अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था। में तापमान में करीबन 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। वहां पर अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बीकानेर में अधिकतम न्यूनतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया है। प्रदेश की पूर्वी भाग में कई जगहों पर हल्की से भारी वर्षा हुई है, जबकि पश्चिमी भाग में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आने वाले कुछ समय में नागौर, चूरू, भरतपुर, धौलपुर में हल्की बारिश दर्ज करने की संभावना है। मानकर चलिए कि उत्तर भारत में गर्मी से राहत के दिन अब आ चुके हैं। हालांकि बारिश के साथ उमस वाली परीक्षा जरूर होनी है, लेकिन जिस 45 डिग्री गर्मी ने अब तक लोगों को परेशान कर रखा था, उस गर्मी को बादलों ने छुट्टी पर भेज दिया है। उधर मानसून ने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मानसून आज हमारा महाराष्ट्र के जो कुछ बचे हुए हिस्से थे उसमें और कवर किया है। गुजरात के हिस्से आज हमने कवर किए हैं। इसके अलावा विदर्भा महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के हिस्से कवर किए हैं, उड़ीसा के लिए किए हैं। और आने वाले दो से या 3 दिनों की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से जैसे वेस्ट बंगाल, जहाँ इवन नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ईस्ट उत्तर प्रदेश तक आने वाले 3 से 4 दिन मानसून आ सकता है। दक्षिण में मानसून मन भर के बरस रहा है। उत्तर भारत तक पहुंचने में उसने थोड़ा वक्त जरूर लगाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तर के राज्यों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है और मानसून के जल्द दस्तक देने की खुशखबरी भी आ गई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, जयपुर से देव अंकुर, लखनऊ से समर श्रीवास्तव, पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अच्छी खबर फिलहाल दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के लोगों को मिलने वाली है, लेकिन एक और आपको गुड न्यूज देते हैं। जहां आम लोग इससे बहुत ज्यादा खुश होंगे, वहीं जानवरों के लिए भी एक खुशी वाली खबर है। वो ये है कूनो नेशनल पार्क से, जहां चीतों और शावकों को गर्मी से बचाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। और देखिए, इसमें खास बात यह है कि इन स्प्रिंकलर्स के जरिए कूनों में 15 जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे यहां मौजूद चीतों और शावकों को गर्मी से बड़ी राहत मिल रही है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीतों और शावकों को गर्मी से बचाने के लिए ये खास इंतजाम किए गए हैं। चूँकि भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। खासकर मध्य प्रदेश के श्योपुर में इन दिनों पारा 48 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ चीतों को गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए कूनो नेशनल पार्क प्रबंधन की ओर से जगह जगह स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं। खास बात यह है कि ये सभी स्प्रिंकलर सौर ऊर्जा से संचालित हैं, जिसके जरिए पानी का छिड़काव कर चीतों और शावकों को गर्मी से राहत दिलाई जा रही है। इसके लिए कूनो नदी से लेकर पार्क के भीतर तक 8.6 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। स्प्रिंकलर के जरिए कूनो नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए पार्क में पहुँचाया जा रहा है और इन पाइपलाइन में 15 जगहों पर सौर ऊर्जा से चलने वाले स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जिसके जरिए पार्क में पानी का छिड़काव हो रहा है। निश्चित तौर पर चीतों के लिए ये पानी की फुहारें गर्मी से राहत दिलाने में बड़ी मददगार साबित हो रही हैं। कूनो नेशनल पार्क से जो हालिया तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें भी नजर आ रहा है कि यहाँ चीते ठंडक की तलाश में इन स्प्रिंकलर्स के पास पहुँच रहे हैं और पानी की फुहारों का आनंद ले रहे हैं। श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन देश में ऐसे जल स्रोत भी हैं जिनको खुद जीवन देने की जरूरत है। राजस्थान के जयपुर में ऐसे ही एक बांध को बाहर लाने की पहल की गई है। जयपुर के नजदीक रामगढ़ बांध में जान फूंकने के लिए सरकार के साथ साथ आम लोग भी हाथ बढ़ा रहे हैं। हर हाथ में फावड़े, सिर पर मिट्टी से भरी टोकरियां। श्रमदान की ये तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की है। यहाँ तमाम आम और खास लोग मिलकर ऐतिहासिक रामगढ़ बांध को नई जिंदगी देने का प्रयास कर रहे हैं।
आम लोगों, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता से यहाँ नया इतिहास रचने की कोशिश हो रही है। हर उम्र और हर वर्ग के लोग यहाँ हाथ बटा रहे हैं और उस बांध का कायाकल्प करने में जुटे हुए हैं जो कभी जयपुर की लाइफलाइन हुआ करता था। वंदे गंगा अभियान के तहत आज यहाँ लगातार श्रमदान हो रहा है। बारिश आने वाली है, इससे पहले मुझे लगता है कि राजस्थान वासी अपने अपने जल स्थान है उनको श्रमदान करके, उनको संरक्षित करके, और उसके साथ में ये एक बहुत एक अनुकूल प्रभाव है वो हमें देखने को मिलेगा। बारिश आते ही ये हमारा रामगढ़ बांध है, ये लबालब होगा और यहाँ चादर चल रही होगी और यहाँ पर्यटक आएंगे और यहाँ खुशहाली के गीत गाए जाएंगे। जयपुर के मशहूर रामगढ़ बांध का निर्माण 1897 में महाराजा माधव सिंह द्वितीय ने करवाया था। 1931 से इस बांध से जयपुर शहर को पीने की पानी की सप्लाई शुरू हुई, जो 1980 के दशक तक जारी रही। बताया जाता है कि 1982 में एशियाई खेलों के दौरान यहाँ नौकायन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। जयपुर का हृदय स्थल जो आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ पर मैंने देखा है 82 से 86 तक पूरा भरा हुआ था, नौकायान चल रही थी और इससे एक बड़ी कहते हैं कि एक सुखनुमा, और आज जयपुर नहीं पूरा राजस्थान टूरिज्म का हब है और वो यहाँ देखने को भी आते हैं। साथ में जल के लिए बहुत बड़ा अभियान है। इसमें हमारा अभियान में रेगुलर हम लोग इसमें श्रमदान के साथ में हम लोगों ने चाहे कि ये पानी बहुत ही इस बार आएगा और जो गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है उसके अंदर बहुत बड़ा लाभ होगा। इस बांध में रोड़ा, बाणगंगा, ताला और माधोबेनी नदियों से पानी आता था, लेकिन समय के साथ इन नदियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। लिहाजा 2005 के बाद से यह बांध पूरी तरह सूखा पड़ा है। अब इसे पुनर्जीवित करने की पहल की गई है। हम सब आशावादी लोग हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि लबालब होगा और हम सबको देखने को मिलेगा। और इसका पानी जो पहले जयपुर में जाता था अभी भी जाएगा जब ये लबालब हो जाएगा। और जो यहाँ हमारे जयपुर के आसपास का एक ही इतना अच्छा पिकनिक स्पॉट है जहाँ जरा सी बारिश में हमारे जयपुर के लोग तो दौड़ के रामगढ़ के बांध आते थे जब यहाँ भरा हुआ था। उम्मीद है कि अगली बारिश तक वापस से सब लोग यहाँ आने लगे। अब वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP और राम जल सेतु परियोजना के तहत इस ऐतिहासिक बांध को नया जीवन देने की तैयारी की गई है। इसके लिए 13,900 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ है और फर्स्ट फेज में 1915 करोड़ का टेंडर हो चुका है। और इसी सरकार में ये रामगढ़ बांध में ईश्वरदा से इस रामगढ़ बांध में पानी आएगा। नए प्लान के तहत अब चंबल नदी का पानी इस बांध में पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए 2 नहरें बनेंगी और आर्टिफिशियल रिजर्वायर भी स्थापित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट का काम 4 साल में पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, पर्यावरण दिवस से इस चीज़ की शुरुआत की गई थी। तब CM भजनलाल शर्मा भी यहाँ पे आए थे। 20 जून तक ये श्रमदान का कार्यक्रम चलेगा, जिसके बाद में लगातार काम चलता जाएगा। लोग अपना अपना योगदान देते रहेंगे और उसी तरीके से ये काम और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, इस अभियान का नाम रखा गया है, जिसके तहत ये पूरा काम हो रहा है। इस बांध की क्षमता 75 मिलियन घन मीटर है, जबकि अभी इसमें 55 मिलियन घन मीटर पानी भरे जाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसके बाद एक बार फिर से यह बांध लबालब नजर आएगा। तब न केवल इससे गुलाबी नगरी जयपुर के प्यास बुझाने में मदद मिल सकती है, बल्कि शानदार पर्यटन स्थल के रूप में भी इसे विकसित किया जा सकेगा। रिदम जैन, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको आध्यात्मिक सफर पर हम लिए चलते हैं। देवों के देव महादेव का वो पवित्र स्थल जहां पर स्वयं भगवान शिव विराजमान है। हम बात कर रहे हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा की, जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं। और जब यात्रा की पावन घड़ी आने वाली है तो भक्तों में जोश और उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अब इस यात्रा में 20 दिन से भी कम का समय बचा है। ऐसे में यहां प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। तो वहीं 5 साल के लंबे इंतजार के बाद अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी शुरू होने जा रही है। इस यात्रा में शामिल हो रहे तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था गैंगटॉक पहुंच गया है, जहां सिक्किम सरकार की ओर से तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया है। देवाधिदेव महादेव के पावन धाम कैलाश मानसरोवर के साक्षात दर्शन का अवसर एक बार फिर से आने जा रहा है।
5 साल के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा की श्रद्धालुओं की मनोकामना अब फिर से पूरी होने जा रही है। अब एक बार फिर ये यात्रा शुरू हुई है तो बाबा भोले के भक्तों के उत्साह की सीमा नहीं है। 5 साल बाद आए हैं, बहुत दिनों से इसके लिए तपस्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि दोबारा से फिर खुले, लेकिन कुछ कोविड के बाद से ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि जिस वजह से यात्रा नहीं हो पाई। और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और पहले भी हम लोग जा चुके हैं और बहुत दिनों से तमन्ना थी कि दोबारा से फिर जाए। मैं पहले भी जा चुकी हूँ इसी रूट से, तब सेकंड टाइम लिया है क्योंकि 5 साल से हम वेट कर रहे थे और जा नहीं सके। 15 जून को दिल्ली से रवाना होकर कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के गंगटोक पहुंचा। वहां आईटीबीपी की ओर से तीर्थयात्रियों का जोरदार स्वागत किया गया और उन्हें हर तरह की सुविधाओं का भरोसा दिया। इससे पहले रविवार को गाजियाबाद के कैलाश मानसरोवर भवन से हर हर महादेव के जयघोष के साथ धूमधाम से इस यात्रा के लिए पहले जत्थे को रवाना किया गया। इस जत्थे में 2 अधिकारियों सहित 39 तीर्थयात्री शामिल हैं। पहले भी विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा हर साल जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती थी। इस तीर्थ यात्रा में आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। ये यात्रा अब तक 3 रास्तों से संपन्न होती रही है। पहला मार्ग उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा से होकर जाता है। ये 65 किलोमीटर की यात्रा है। दूसरा मार्ग सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाता है। 802 किलोमीटर की ये यात्रा है। तीसरा मार्ग नेपाल की राजधानी काठमांडू से जाता है। ये करीब 500 किलोमीटर की यात्रा है। हालांकि इस बार अब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 ही रूट तय किए गए हैं, जिसमें एक उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर है और दूसरा सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर है। लिपुलेख मार्ग से इस साल कुल 5 जत्थों में अधिकतम 50-50 यात्रियों का दल रवाना होगा। यानी लिपुलेख से होकर 250 तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर जा सकेंगे। वहीं नाथुला मार्ग से 10 जत्थों में 50-50 श्रद्धालु यात्रा करेंगे। यानी नाथुला रूट से करीब 500 तीर्थयात्री इस बार कैलाश मानसरोवर जा सकेंगे। इन दोनों रास्तों से होकर इस तीर्थ यात्रा के लिए सुविधाएं आईटीबीपी की ओर से मुहैया कराई जाती हैं। ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जिम्मेवारी भारत सरकार देती है। तो जो यात्रा के लिए जो मेडिकल कवर, फाइनल मेडिकल, सुरक्षा और इस तरह की जो सुविधा है वो हमारी जवाबदारी है और वो जवाबदारी शुरू से लेकर आखिर तक होती है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 में सबसे पहले लिपुलेख पास जो कि उत्तराखंड में है उसके द्वारा शुरू की गई थी और तब से लेकर आज तक ये जवाबदारी आईटीबीपी निभा रही है। जो यात्री आ रहे हैं इनका मेडिकल भी दिल्ली में आईटीबीपी के हॉस्पिटल में ही हुआ है। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार नाथुला होकर जा रहे कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को एक्लेमेटाइजेशन और आबो हवा में ढलने के लिए कुछ समय सिक्किम में बिताने होंगे। इसके बाद 20 तारीख को वो नाथुला पास के जरिए सरहद पार करके चीन में दाखिल होंगे और फिर चीन की ओर से निर्धारित रूट से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना होंगे। ये तीर्थ यात्रा अगस्त के अंत तक चलेगी। बताया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों का अंतिम दल 22 अगस्त को चीन से भारत लौटेगा। गाजियाबाद से मयंक गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात घाटी में पर्यटन के बाहर की बात पटरी पर लौट रहे कारोबार की कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट स्पॉट्स को एक बार फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से कश्मीर में सुरक्षा कारणों से कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब इन टूरिस्ट स्पॉट्स के दोबारा खुलने से घाटी के लोगों का कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौट रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कश्मीर में अब फिर से बहार लौट रही है। यहाँ के टूरिस्ट स्टॉप और सैर सपाटे की जगह एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार होने वाली है। श्रीनगर में डल झील के आसपास तो चहल पहल पहले से ही दिख रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में मौजूद टूरिस्ट स्पॉट्स पर पिछले अप्रैल महीने से बंद सैलानियों की आवाजाही एक बार फिर से शुरू हो सकती है।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर के 48 टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट्स को सुरक्षा के लिहाज से सैलानियों के लिए बंद कर दिया था। हालांकि अब माहौल बदलता दिख रहा है, तो जम्मू कश्मीर सरकार ने इन इलाकों को टूरिज्म के लिए खोलने का फैसला किया है। फिलहाल कश्मीर में ऐसे 8 जगहों को सैलानियों के लिए खोला गया है, जहां वे कुदरती खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद कुछ स्थान पर्यटन के सिक्योरिटी रीजन से बंद किए गए थे। डिविजनल कमिश्नर जम्मू और आईजी जम्मू तथा डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर आईजी कश्मीर ने मिलकर के सभी जिलों से रिपोर्ट लेकर के फेज वाइज फैसला किया है कि कुछ कुछ स्थान हम खोलते जाएंगे। पहले चरण में कश्मीर के जिन पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए खोला गया है, उसमें शामिल है अनंतनाग जिले के पहलगाम में बेताब घाटी, पहलगाम बाजार क्षेत्र के स्थानीय पार्क, वेरीनाग गार्डन, कोकेरनाग गार्डन, अच्छेबल गार्डन, श्रीनगर में बादामवारी पार्क, निगिन झील के पास डक पार्क और दरगाह हजरतबल के पास तकदीर पार्क को भी जनता के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर के भी कुछ पार्क खोल दिए गए हैं। तो पहला कदम है एक जो है पूरी तरह नॉर्मलाइज करने को चीजें। जहां तक पर्यटन स्थलों की बात है, अभी भी कई सारी जगहें बंद हैं, लेकिन एक पहला कदम जरूर उठा है जो एक पॉजिटिव मैसेज बन के आएगा और एक जिसको आप कहेंगे एक रोशनी की किरण बन के आएगा कश्मीर टूरिज्म के लिए। क्योंकि अभी भी अगर आप बात करें बहुत कम टूरिज्म जो है अभी चल रहा है, टूरिस्ट फुटफॉल है, लेकिन जब ऐसे कदम होंगे तो शायद अच्छी मैसेज बाहर जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे उम्मीदें बढ़ेंगी कि जो हिला है पूरा कश्मीर टूरिज्म, धीरे धीरे पर्यटक घाटी की तरफ वापस आएंगे। श्रीनगर में गुजरे बरसों के मुकाबले इस बार गर्मी ज्यादा होने के बावजूद सैलानियों की आवाजाही जारी है। आम लोग भी ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सैलानियों को किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो निश्चिंत होकर कश्मीर आ सकते हैं। मैं टूरिस्टों को बोलता हूँ ऑल ओवर पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड आए, कश्मीर की ब्यूटी को एक्सप्लोर करे। कोई डर की वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शंकराचार्य टेम्पल है, डल गेट पे काफ़ी प्यारे हाउस बोट्स हैं, माता तुलमुल का मंदिर है यहाँ पर। मैं हर साल आता हूँ एवरी ईयर विद माई फैमिली। लास्ट ईयर मैं 10 डेज के लिए आया, इस बार भी मैं हफ्ते के लिए आया। बहरहाल सरकार ने बंद टूरिस्ट स्पॉट्स को खोलने की शुरुआत कर दी है। इससे पहले कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन भी चलने लगी है, तो सैलानियों के लिए एक बार फिर से कश्मीर का दीदार करना आसान हो गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन पहलों से कश्मीर में पर्यटन को नए पंख भी लगेंगे। मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ईरान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की कर लेते हैं, क्योंकि ईरान और इजरायल में जारी जंग के बीच भारत एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने वाला है और इस मिशन के जरिए ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। और ईरान में इस समय करीब 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से 1500 के करीब भारतीय छात्र हैं। और जैसे ही हवाई मार्ग खुलता है या जमीनी रूट तैयार होते हैं तो भारत ईरान से नागरिकों को निकालने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। कुछ नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे बोलते हैं पता नहीं, ना कुछ खा रहे, उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। ईरान और इजरायल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। दोनों देशों के कई बड़े शहरों की सुबह सायरन के शोर से होती है तो रातें खौफ में कटती हैं। ईरान में जारी बमबारी के बीच भारत सरकार वहां के हालात पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ईरान के कई शहरों में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। लेकिन अब भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने का प्लान बना लिया है। मतलब इजरायल से जंग के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए भारत सरकार जल्द ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। इस बीच ईरान सरकार ने भारतीयों समेत विदेशी नागरिकों को सुरक्षित उनके मुल्क भेजने पर सहमति जता दी है। सभी को अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर के जरिए बाहर निकाला जाएगा। ईरान में फिलहाल 10,000 भारतीय हैं। इनमें बड़ी संख्या भारतीय छात्रों की है जो ईरान के अलग अलग मेडिकल और दूसरे संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। इन सभी छात्रों ने भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। प्लीज इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए
शेल्टर का इंतजाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें, और तुर्की या अजरबैजान जहां से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो वहां से हमें वीजा अगर लगता है तो प्लीज वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाएं, तुर्की या अजरबैजान कहीं से भी, क्योंकि एयर स्पेस वर्क नहीं कर रहा है और उसी पे टारगेट किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ई वीजा अगर हमें मिल जाता है तो भी हम यहाँ से निकल जाएंगे और वहां से फिर हम अजरबैजान या तुर्की जहां से भी हम निकले वहां से हम फ्लाइट लेकर के दिल्ली आ सकते हैं। ईरान में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र जम्मू कश्मीर के हैं। इनके परिवार वालों ने सरकार से अपने बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की अपील की है। इवैक्यूएशन कर दें, वो सबसे बड़े। It's not a big deal for government of India. Government of India is fully capable. Our country is fully capable. उनको already आप देखें, if you go into the past, already such operations have been carried out. इंडिया कर सकता है ना, वो इंडिया के बच्चे हैं, इंडिया गवर्नमेंट कर सकती है, क्यों नहीं एक कॉरिडोर निकाल सकते हैं, उनको इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। और हमें कुछ नहीं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम मोदी साहब से हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए एज सून एज पॉसिबल। भारत सरकार ने ईरान में भारतीय नागरिकों और छात्रों को वहां भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है। साथ ही ईरान ने भरोसा दिलाया कि वो राजनयिकों और आम नागरिकों की सुरक्षित निकासी में मदद करेगा। इससे पहले भी भारत जंग के हालात के बीच यूक्रेन समेत कई देशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर लाया है और इस बार भी भारत कुछ ऐसा ही करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं हिम्मत, जुनून और हौसले की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की पहाड़ियों में ट्रैकिंग को गए इजरायली नागरिक का 10 दिनों बाद सफल रेस्क्यू कर लिया गया। रविवार को स्थानीय ट्रैकर्स ने उन्हें थात्री की पहाड़ियों में ढूंढ निकाला। दरअसल सैमुअल अपने दोस्तों के साथ त्रियुंड हिल स्टेशन पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। दोस्त तो उसी दिन लौट आए थे, लेकिन सैमुअल आगे ट्रैकिंग करने के लिए अकेले चले गए थे, जिसके बाद से उनका पता नहीं चल पा रहा था। करीब 10 दिन बाद हिमाचल की पहाड़ियों में गुम हुआ इजराइल का नागरिक आखिरकार मिल गया। सैमुअल को स्थानीय ट्रैकरों ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद टीम ने सैमुअल को खाना खिलाया, पानी पिलाया और फिर उसे टांडा अस्पताल में उपचार के लिए ले गए। लापता सैमुअल की तलाश के लिए टीमें कुछ दिनों पहले से पहाड़ों में डटी हुई थी। थात्री की पहाड़ियों में रविवार को किसी शख्स के चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम आवाज की दिशा में ढूंढते हुए पहुंची और सैमुअल को सही सलामत लाकर खाना पीना खिलाया। लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। सैमुअल ने पुलिस को बताया कि छतरी के जंगल में गिर जाने की वजह से उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक 6 जून को सैमुअल अपने 5 दोस्तों के साथ कांगड़ा जिले के त्रियुंड हिल स्टेशन पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। सैमुअल के सभी दोस्त तो लौट आए, लेकिन सैमुअल नहीं लौटे और आगे ट्रैकिंग पर चले गए। 2 दिन तक सैमुअल के नहीं आने पर दोस्तों ने मैक्लोडगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद स्थानीय ट्रैकरों के अलावा SDRF, DDAMA और पुलिस की टीम उनकी तलाश में जुट गई। सभी टीमों ने त्रियुंड, इंद्राहार पास, जॉट और आसपास के इलाकों में सैमुअल की सघन तलाशी की, लेकिन वो नहीं मिले। As per latest report, he has fracture in his arm and rest he is stable. लापता सैमुअल की तलाश के लिए इजराइल की टीम भी मैक्लोडगंज पहुंची थी, लेकिन उन्हें ढूंढने में सफलता मिली स्थानीय लोगों को। रविवार को सैमुअल की तलाश में जुटे गांव वालों को अचानक सैमुअल थात्री की पहाड़ियों में मिले। सैमुअल ने उन्हें बताया कि पिछले 10 दिनों से वो भूखे थे और घास और जंगलों के फल खाकर गुजारा कर रहे थे, जिसके बाद गांव वालों ने उन्हें भरपेट खाना खिलाया। सैमुअल की सही सलामत रेस्क्यू के बारे में दिल्ली में इजराइल एम्बेसी को सूचना दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात बीएसएफ की नई वर्दी की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अब एक नए और मॉडर्न लुक में नजर आएंगे। ये ड्रेस न केवल स्टाइलिश है बल्कि जवानों के आराम और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि 50 डिग्री गर्मी में भी ये जवानों को कंफर्टेबल लगे। बिल्कुल, मुख्यालय के मुताबिक इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 1 साल में बीएसएफ जवान नई वर्दी में नजर आएंगे। इससे पहले आखिरी बार 11 साल पहले बीएसएफ की वर्दी में बदलाव हुआ था। सरहद की सुरक्षा में 24/7 तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अब नई वर्दी में दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। यानी जोश और जज्बा तो वही होगा, बस वर्दी नहीं होगी। एक ऐसी वर्दी जो न सिर्फ स्टाइलिश होगी बल्कि पूरी तरह आरामदायक भी होगी। अब न तो राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में ड्यूटी देते वक्त जवानों को 50 डिग्री गर्मी का टॉर्चर सहना होगा, न ही पंजाब बंगाल के नमी वाले इलाकों में यूनिफॉर्म परेशानी पैदा करेगी। ये वर्दी हर मौसम में जवानों को सहज रखेगी। बीएसएफ की नई ड्रेस का पहला लुक जैसलमेर में देश की पश्चिमी सीमा पर दिखाई दिया। ये नई ड्रेस पूरी तरह डिजिटल पैटर्न पर आधारित है, आकर्षक है और टिकाऊ है, यानी इसका कपड़ा जल्दी खराब नहीं होता। नई वर्दी का फैब्रिक जवानों के आराम को ध्यान में रखकर चुना गया है। इसमें 80% कॉटन, 19% पॉलिस्टर और 1% स्पैंडेक्स यानी सिंथेटिक रेशा का मिश्रण है। स्पैंडेक्स मटेरियल इसकी स्ट्रेचेबिलिटी और लोच सुनिश्चित करेगा। इससे पहले वाली वर्दी 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर से बनी होती थी, लेकिन नई वर्दी हल्की, पतली और लचीली है। इसमें जवान खुद को काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये कॉटन बेस्ड है, कॉटन का 80% कॉटन है और कॉटन से आपको, क्योंकि गर्म इलाके में जब तक हवा आपको नहीं लगेगी और हवा भी आपके कपड़े से छन के आएगी तो आपको एक रिलीफ मिलता है, एक आसानी मिलती है। अदरवाइज आपका पॉलिस्टर बेस ज्यादा होने से वो आपको सहूलियत नहीं मिलती है, आरामदायक नहीं लगता है। तो अच्छा रहेगा ये बॉर्डर के ऊपर भी काफी। पिछले 11 साल में पहली बार बीएसएफ की यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया है। इससे पहले 2013 में बीएसएफ की यूनिफॉर्म में बदलाव किया गया था। बीएसएफ की इन यूनिफॉर्म का डिजाइन बीएसएफ ने खुद तैयार किया है और इसका पेटेंट भी करवाया गया है ताकि बाजारों में डुप्लीकेट वर्दी नहीं बिक सके। बड़ी बात यह भी है कि नई वर्दी बीएसएफ के जवानों को ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों की नजरों से छिपने में मददगार साबित होगी। वर्दी में 50% खाकी, 45% हरा और 5% भूरे रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका डिजिटल कॉम्बिनेशन इसे सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर कैमोफ्लेज प्रदान करेगी, जिससे दुश्मन हमारे जवानों को आसानी से देख नहीं सकेंगे। अभी आप जो यूनिफॉर्म देख रहे हैं इसपे कई सारी चीजें नए पैटर्न के हिसाब से नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे आ रही है। लाइक हमारा अगर आप यहाँ बीएसएफ का लोगो लगेगा, जो राइट पॉकेट के ऊपर वो बीएसएफ का लोगो लगा होगा। उसके अलावा रैंक का आप जो देख रहे हैं, कॉलर डॉग्स देख रहे हैं, इसमें स्टार होंगे। तो ये धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। इस वर्दी को तैयार करने में 2 साल का समय और गहन रिसर्च लगी है। राजस्थान, पंजाब और बंगाल में जवानों और अधिकारियों ने इसके सैंपल पहनकर परीक्षण किया। उनके फीडबैक के आधार पर डिजाइन और फैब्रिक में सुधार किए गए। ये सुनिश्चित किया गया कि वर्दी हर मानक पर खरी उतरे और ऑपरेशन में उपयोगी हो। पूरे देश में बीएसएफ की बटालियन हेडक्वार्टर्स, सेक्टर हेडक्वार्टर्स पर इस यूनिफॉर्म के कपड़े आ चुके हैं, जिन्हें जवानों के शरीर के माप अनुसार सिलाया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में बीएसएफ के जवान और अधिकारी नई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जंगल में कैसे सेलिब्रेट हुआ स्पेशल फादर्स डे। चलिए तो अब बात खेल की। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के दोस्त अयान ने डिस्ट्रिक्ट लीग मैच में 327 रन बनाकर नया कीर्तिमान बनाया है। अयान ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ये कमाल कर दिखाया है। इस रिकॉर्ड के बाद अयान को भी क्रिकेट के उभरते सितारे के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, अयान ने 30 ओवर के मैच में 22 छक्के और 41 चौके लगाकर ये मुकाम हासिल किया।
इस कामयाबी के बाद अयान के कोच और उनके परिवार के सदस्य बेहद ही उत्साहित हैं। इस शानदार प्रदर्शन के बाद अब अयान को बिहार का अगला वैभव सूर्यवंशी कहा जाने लगा है। मुजफ्फरपुर इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग मैच में वैभव सूर्यवंशी के दोस्त अयान राज ने 300 से ज्यादा रन बना करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसकी स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है और लोग इसे वैभव सूर्यवंशी से जोड़कर देख रहे हैं कि एक और बच्चा बेहतर कर रहा है क्रिकेट में। पहले तो आपको इस रिकॉर्ड के लिए बधाई। थैंक यू। क्या था मैच और कितने रनों में बॉल पर कितना रन बनाया आप? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग का मैच था, उसमें मैंने 327 रन मारा 120 या 30 बॉल खेल के। 120 या 30 बॉल में 327 रन बनाए जी। इसके पहले भी कितना चौका कितना छक्का था? उसमें मेरा 40 को चौका था और 22 को छक्का। 40। आगे क्या करने का लक्ष्य है? आगे है कि स्टेट खेलना है, फिर स्टेट में अच्छा करके मेरे को डिस्ट्रिक्ट और नेशनल खेलना, इंटरनेशनल खेलना है। अच्छा, कितने देर प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं दिन रात प्रैक्टिस करता हूँ। दिन रात पर। किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास में। उम्र कितनी है? 13 साल। अयान 13 साल की उम्र में 327 रन बना करके एक स्थानीय जिला स्तर पर तो ये रिकॉर्ड बन गया जी। कितनी खुशी हो रही, लोग फोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, छोटे स्तर पर ही जिले स्तर पर बधाई दे रहे हैं लोग। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैभव सूर्यवंशी के साथ भी खेले हुए? जी।